Hello everyone, welcome to SQ Digital Learning Classes. My name is Sumedha Rai, Assistant Professor, Department of Management. Today's topic is Introduction of E-Commerce. ये ई-कॉमर्स का जो टॉपिक है ये BCom, BBA और वोकेशनल कोर्सेज़ के लिए अप्लाई होता है. इनके स्टूडेंट इससे ई-कॉमर्स की डिटेल सारी इसके द्वारा आप आसानी से पढ़ सकते हो. आज का हमारा जो कंटेंट है वो है कॉमर्स क्या है, देन ई कॉमर्स क्या है, प्रोसेस क्या होती है ई कॉमर्स की, मॉडल्स क्या होते हैं ई कॉमर्स के, बेनिफिट्स ऑफ ई कॉमर्स एंड ई कॉमर्स ऑन ग्लोबल मार्केट. फर्स्टली हम बात करते हैं कि कॉमर्स क्या है. ई कॉमर्स को समझने के पहले हमें कॉमर्स के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है. कॉमर्स एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम सर्विसेज या गुड्स का लेन देन करते हैं. मतलब हम उसको सेल्स भी करते हैं उसकी, या हम उसको क्या करते हैं कि उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी करते हैं, उसको परचेज भी करते हैं. ये सारी जो ट्रांजैक्शन है जो एक सेल्स करने वाला या परचेज करने वाले के बीच में होता है, दैट इज़ कॉल्ड कॉमर्स. अगर हम उसको एक डेफिनेशन के रूप में कहें तो कॉमर्स इज द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑन अ लार्ज स्केल एंड एनी ट्रांजैक्शन दैट यूजेस द मनी टू परचेज गुड्स और सर्विसेज इज अ पार्ट ऑफ द कॉमर्स. ज़रूरी नहीं है कि स्मॉल स्केल कॉमर्स में नहीं आता. स्मॉल स्केल एंड लार्ज स्केल दोनों ही कॉमर्स के अंदर आते हैं, जिसमें हम अपना कोई भी लेन देन करते हैं. अब हम आते हैं ई कॉमर्स. जैसे मैंने आपको बताया कि कॉमर्स में किसी भी प्रोडक्ट या सर्विसेज का लेन देन किया जाता है. और जब हम ई कॉमर्स की बात करते हैं तो ई कॉमर्स में वही ट्रांजैक्शन इलेक्ट्रॉनिक हो जाता है. मतलब जब हम इंटरनेट का यूज़ करके या टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम अपना कोई भी परचेज, सेलिंग या कोई भी गुड्स और सर्विसेज का लेन देन करते हैं, वो ई कॉमर्स की एक्टिविटी में आता है. ई कॉमर्स इज द एक्टिविटी ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ओवर द इंटरनेट. विदाउट इंटरनेट ई कॉमर्स की कोई वैल्यू नहीं है. जब हम कोई भी कॉमर्शियल ट्रांजैक्शन इंटरनेट के थ्रू करते हैं वो ई कॉमर्स कहलाता है. अब हम बात करें कि ये किस टेक्नोलॉजी का यूज़ करता है, तो वो मोबाइल कॉमर्स कहलाता है. इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, इंटरनेट मार्केटिंग या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, सारी ये चीज़ें काय में आती हैं ई कॉमर्स में. इसकी डेफिनेशन है, ई कॉमर्स और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स इज़ द ट्रेडिंग ऑफ गुड्स सर्विसेज ऑन द इंटरनेट. इंटरनेट के थ्रू जो भी लेन देन हो रहा है सर्विसेज और गुड्स का, वो ई कॉमर्स के अंदर आता है. अब हम बात करते हैं प्रोसेस की कि ई कॉमर्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए किस प्रोसेस के थ्रू हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं. देखिए, आपको कोई भी चीज़ या कोई भी प्रोडक्ट या सर्विसेज परचेज करनी है तो आप क्या करेंगे, आप अपने घर में अपने लैपटॉप, अपने डेस्कटॉप या अपने मोबाइल फ़ोन से आप उस पर्टिकुलर वेबसाइट में जाएंगे जिससे आपको कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस परचेज करनी है. तो आपने क्या किया, सबसे पहले आपने अपना ऑर्डर प्लेस करने के लिए वेबसाइट को ओपन किया. वेबसाइट में आपको जो भी प्रोडक्ट चाहिए आपने उसको सिलेक्ट किया, देन उसको आपने एक कार्ट में डाला. कार्ट के बाद, शॉपिंग कार्ट के बाद वो पेमेंट की प्रोसेस होती है. आपने उसको क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या इंटरनेट मार्केटिंग जिसे भी आपने करना है वैसा आपने किया. यहाँ पे आपका ऑर्डर कंप्लीट हो गया. ऑर्डर कंप्लीट होने के बाद वो ऑर्डर कहाँ जाता है, आपकी वेबसाइट में फुलफिल होने के लिए चला गया. अब वहाँ से वो जो वेबसाइट है वो वेयर हाउस को बताएगी कि इस कस्टमर को ये प्रोडक्ट की ज़रूरत है. तो वेयर हाउस से फिर वो शिपमेंट होगा और आपके पास वो ऑर्डर विद इन 5-6 डेज जो आपकी जैसी रिक्वायरमेंट होगी या आपकी जहाँ प्लेस्ड होगा उसके अकॉर्डिंग आपके घर पे पहुँचेगा. ये प्रोसेस एक साइकिल है कि आपने ऑर्डर प्लेस किया और ऑर्डर प्लेस होने के बाद डिफरेंट स्टेजेस से होते हुए आपके घर पे आपको अपने घर पे मिल गया. अगर आप ई कॉमर्स का यूज़ नहीं करते तो आप इस प्रोसेस को डिफरेंट तरीके से क्लैरिफाई करते. कैसे, आपको कोई सामान चाहिए होगा तो आप मार्केट जाएंगे उस पर्टिकुलर शॉप में जाएंगे जहाँ पे आपको वो प्रोडक्ट
मिलता होगा, आपने वहाँ से वो प्रोडक्ट खरीदा और आप अपना घर ले आए। इसमें क्या हुआ कि आपको उसके लिए अपना फिजिकल एक्टिविटी करनी पड़ी, कि आपको मार्केट जाना पड़ा, मार्केट से वो प्रोडक्ट परचेज करना पड़ा, फिर आप उसको अपने यूज़ के लिए ले आए। पर अगर मान के चलिए वो समय ऐसा है कि आपको उस टाइम वो शॉप ओपन नहीं है और आपको उस ज़मान की ज़रूरत है कि हमको वो आज ही ऑर्डर करना है, ठीक है, या फिर एक चीज़ ये हो सकती है कि आप शॉप पे गए और वो प्रोडक्ट अवेलेबल ही ना हो और वो फर्दर भी अवेलेबल नहीं होगा, ये शायद कंडीशन फॉलो हो जाए, तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि आप घर में इंटरनेट के थ्रू ई कॉमर्स का यूज़ करके अपना प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं। अब बात करते हैं ई कॉमर्स में कौन कौन से मॉडल्स यूज़ किए जाते हैं। मॉडल्स, ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल कैन जनरली बी कैटेगराइज्ड इनटू फॉलोइंग कैटेगरी। जो मॉडल्स हैं ई कॉमर्स के, वो क्या बताते हैं कि जो ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं बायर और सेलर्स के बीच में, उसको मॉडल्स के थ्रू आइडेंटिफाई किया गया है। तो ये 4 टाइप्स के मॉडल हैं। फर्स्ट है बिजनेस टू बिजनेस, जिसको हम B2B भी कहते हैं। सेकंड है बिजनेस टू कंज्यूमर कस्टमर, या इसको हम B2C मॉडल कहते हैं। थर्ड वन इज कंज्यूमर टू कंज्यूमर C2C मॉडल, एंड फोर्थ वन इज कस्टमर टू बिजनेस C2B मॉडल। सबसे पहले हम बात करेंगे बिजनेस टू कंज्यूमर मॉडल। ये हमारे आम जिंदगी में यूज़ होने वाला सबसे ज़रूरी मॉडल है। क्यों है? क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं, बिजनेस एक सेलर का काम करता है और कस्टमर एक बायर का काम करता है डायरेक्ट। आपने इसका मैं एक एग्जांपल दूंगी जो आजकल बहुत ट्रेंड में है, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, ये B2C मॉडल का यूज़ करते हैं। अब इसको समझेंगे। ए वेबसाइट फॉलोइंग द B2C बिजनेस मॉडल सेल्स इट्स प्रोडक्ट डायरेक्टली टू द कस्टमर। B2C मॉडल में कोई भी सर्विसेज और गुड्स डायरेक्ट कस्टमर के पास जाता है, पर इसमें एक इंटरमीडिएटर का काम करती है वेबसाइट। मान के चलिए अमेज़ॉन एक बिजनेस हो गया और उसने अपनी एक वेबसाइट बनाई हुई है, उसके थ्रू कंज्यूमर या कस्टमर अपना ऑर्डर प्लेस्ड करता है और बिजनेस उसको उसी इंटरनेट के माध्यम से उस पर्टिकुलर कस्टमर के पास अपना प्रोडक्ट या सर्विसेज पहुंचा देता है। अ कस्टमर कैन व्यू द प्रोडक्ट शोन ऑन द वेबसाइट। जैसे मैंने आपको फर्दर बताया कि आप क्या करते हैं, आप अपना ऑर्डर प्लेस करते हैं वेबसाइट के थ्रू और फिर जो आपका कार्ड होता है, प्रोसेसिंग होती है पेमेंट वगैरह की, फिर उसके बाद आपका प्रोडक्ट आपके घर आ जाता है। The website will then send a notification to the business organization by email, and the organization will dispatch the product goods to the customer. ये एक बिल्कुल सरल तरीका है आपको कोई भी चीज़ या प्रोडक्ट या सर्विसेज को परचेज करने का, और ये हम अपने कहेंगे कि रूटीन में हम इसको यूज़ करते हैं अपने किसी भी चीज़ की मार्केटिंग करने के लिए या परचेजिंग करने के लिए। ये बेस्ट ऑप्शन है। ये मॉडल एक इमेजेस के थ्रू मैं क्लेरिफाई करना चाहूँगी। ये कस्टमर है, कस्टमर क्या कर रहा है, वेबसाइट के थ्रू अपना ऑर्डर प्लेस कर रहा है, फिर वेबसाइट और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ऑर्डर प्रोसेसिंग करता है, फिर ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्ट कस्टमर को प्रोडक्ट या सर्विस प्रोवाइड कर देता है। नेक्स्ट मॉडल इज बिजनेस टू बिजनेस मॉडल। बिजनेस टू बिजनेस मॉडल क्या है? इसमें 2 बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आपस में प्रोडक्ट और सर्विसेज का लेन देन करते हैं। मान के चलिए कि एक बिजनेस है जो सेलर का काम कर रहा है और एक बिजनेस है जो बायर का काम कर रहा है। फिर फर्दर ये भी हो सकता है कि मान के चलिए एक बिजनेस है वो होलसेलर है और हमारा जो एक बिजनेस है वो मेन ऑर्गेनाइजेशन है जो उस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। एक बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग वाला जो बिजनेस है वो होलसेलर को अपना प्रोडक्ट सेल करेगा, फिर होलसेलर उसको अगर किसी और रिटेलर को सेल करना चाहे या कस्टमर को सेल करना चाहे तो वो फर्दर उसको कर सकता है। पर इसमें क्या होता है, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एक बिजनेस होता है एंड सेकंड बिजनेस होता है होलसेलर।
A website following the B2B business model sells its product to an intermediate buyer who then sells the product to the final customer. एक बात और इसमें ध्यान देने वाली है कि इसमें डायरेक्ट कस्टमर के पास प्रोडक्ट और सर्विसेज नहीं पहुंचती है, इसमें एक ऑर्गेनाइजेशन और एक बिजनेस इन्वॉल्व होता है। मतलब ये बिजनेस टू बिजनेस का मॉडल है, ना कि बिजनेस टू डायरेक्ट कस्टमर, इसलिए इसको हमने बिजनेस टू बिजनेस मॉडल कहा है। जाएगा प्रोडक्ट और सर्विस कस्टमर के पास, पर मेन दो ऑर्गेनाइजेशन होंगे, वो होंगी एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड सेकंड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इसका एग्जाम्पल जैसे मैंने बताया, ए होलसेलर प्लेस एन ऑर्डर फ्रॉम अ कंपनीज वेबसाइट एंड आफ्टर रिसीविंग द कंसाइनमेंट सेल द एंड प्रोडक्ट टू द फाइनल कस्टमर हु कम्स टू बाय द प्रोडक्ट एट वन ऑफ इट्स रिटेल आउटलेट्स। Small business buying goods from the Amazon marketplace to resale to consumer। मान के चलिए मुझको मैं एक होलसेलर हूँ और मुझे एक बल्क में ऑर्डर चाहिए किसी भी चीज़ का। मान के चलिए मुझे फ़ोटो फ्रेम्स चाहिए, मैंने फ़ोटो फ्रेम अमेज़ॉन से ऑर्डर किए और मैं एक होलसेलर के थ्रू उसको ले रही हूँ। अब मैंने डायरेक्ट किसको ऑर्डर किया? अमेज़ॉन को। अमेज़ॉन मैं एक होलसेलर हूँ, मुझे उसने सारे फ्रेम भेज दिए। फिर मैंने अपनी एक पर्टिकुलर वेबसाइट में वो सारी चीज़ें अपलोड कर दी कि ये फ्रेम्स मेरी वेबसाइट में अवेलेबल है, जिनको ये परचेज़ करना है वो परचेज़ यहाँ से कर सकते हैं। तो मैंने अब क्या किया, होलसेलर बनके अपना प्रोडक्ट कंज्यूमर या कस्टमर को सेल कर दिया। तो दैट इज़ कॉल्ड बिजनेस टू बिजनेस मॉडल। ये उसका डायग्राम है। ये एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, वो होलसेलर को सप्लाई कर रहा है प्रोडक्ट और फिर वो होलसेलर उसको कस्टमर को सेल कर रहा है। किसके थ्रू? एक इंटरमीडिएटर है जो है वेबसाइट। विदाउट वेबसाइट ना हम प्रोडक्ट परचेज करते हैं ना सेल्स कर सकते हैं, क्योंकि हमें अपना प्रोडक्ट को क्लियरिफाई करने के लिए, उसके प्रोडक्ट की डिटेल्स देने के लिए एक वेबसाइट की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट, कंज्यूमर टू कंज्यूमर। कंज्यूमर टू कंज्यूमर या कस्टमर टू कस्टमर बिजनेस मॉडल है, वो डायरेक्ट कस्टमर और कस्टमर के बीच में होता है। मीन्स इसमें एक कस्टमर दूसरे कस्टमर को अपनी प्रोडक्ट और सर्विसेज को सेल करता है। आपने OLX का नाम सुना होगा। उसमें क्या होता है, एक कस्टमर होता है, वो अपना प्रोडक्ट जो उसको सेल करना है वो एक वेबसाइट में अपलोड कर देता है कि ये प्रोडक्ट मुझे इतने इतने प्राइस में, ये टर्म एंड कंडीशन में सेल करना है। तो जो उसको ख़रीदना चाहते हैं बायर, जो उसमें इंटरेस्टेड रहते हैं, वो उससे डायरेक्ट वो परचेज़ कर सकते हैं गुड्स और सर्विसेज। पर इसमें एक बात ध्यान देने वाली है, इसमें अधिकतर यूज्ड प्रोडक्ट होते हैं जो कंज्यूमर कंज्यूम कर चुका है, तभी कंज्यूमर टू कंज्यूमर। कंज्यूमर मतलब वो प्रोडक्ट और सर्विसेज को कंज्यूम कर चुका है, देन वो उसको सेल कर रहा है। A website following the C2C business model helps consumer to sell their assets like residential properties, cars, motorcycle, etc. जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें used चीज़ों का अधिकतर हम सेलिंग करते हैं। और rent a room by publishing their information on the website सबसे कन्वीनियंट ऑप्शन है। अगर आपको अपना कोई भी प्रोडक्ट जो आपको लगता है आपके लिए आगे चल के यूज़फुल नहीं है और आप उसको कंज्यूम कर चुके हो और वो अच्छी कंडीशन में है और उसका यूज़ अनदर पर्सन भी कर सकता है, तो ये सबसे अच्छा तरीका है कि आप उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को अपनी वेबसाइट में अपलोड करें, उसका प्राइस डालें, उसकी टर्म एंड कंडीशन डालें, तो जिसको उसकी ज़रूरत होगी वो इजीली वेबसाइट के थ्रू वो प्रोडक्ट परचेज कर सकता है। वेबसाइट में और मे नॉट चार्ज द कंज्यूमर फॉर सर्विसेज। यस, कोई भी वेबसाइट ज़रूरी नहीं है कि वो उस कंज्यूमर का जो प्रोडक्ट वो अपलोड कर रही है वो उसके लिए चार्ज लें या ना लें, ये उस पर्टिकुलर वेबसाइट के टर्म एंड कंडीशंस को फॉलो होगी। Another consumer may opt to buy the product of the first customer by viewing the post advertisement on the website। जैसे मैंने आपको पहले क्लियर किया कि वेबसाइट में अपलोड हो गया उस कंज्यूमर का प्रोडक्ट, तो वो उसकी टर्म एंड कंडीशन देखेगा, प्राइसिंग देखेगा और समझेगा कि हाँ ये प्रोडक्ट उसके लिए यूज़फुल है या नहीं है, तो वो उस प्रोडक्ट को परचेज
कर लेगा, पर इसमें कंज्यूम्ड यूज्ड चीज़ें ही इंक्लूड होती हैं। ये इसका डायग्राम है। फर्स्ट कस्टमर है जिसको अपना प्रोडक्ट को सेल करना है। मान के चलिए मुझे अपनी कोई कार सेल करनी है, तो मैं एक वेबसाइट में अपनी कार की फ़ोटो अपलोड करूँगी, उसमें उसकी सारी कंडीशन लिखूँगी, मॉडल्स लिखूँगी, कौन से मॉडल की कार है, उसका प्राइस क्या है, और सेकंड क्या हो गया, जो कस्टमर उस कार को परचेज़ करना चाहता है वो उस वेबसाइट में उसको देखेगा। अगर वो परचेज़ करना चाहता है तो वो उस वेबसाइट में उसको ऐड टू कार्ट करेगा या डायरेक्ट कस्टमर से बात करेगा और उससे वो प्रोडक्ट रिसीव कर लेगा और मनी कस्टमर वन को ट्रांसफ़र कर देगा। नेक्स्ट, कंज्यूमर टू बिजनेस। ये मॉडल जो है ये B2C का जस्ट अपोजिट है। जो हमने पहले पढ़ा था बिजनेस टू कंज्यूमर, जो हम सबसे ज़्यादा अपने जीवन में यूज़ करते हैं कि डायरेक्ट बिजनेस से हमने कोई प्रोडक्ट ख़रीदा और हमने कंज्यूम कर लिया। पर इधर पे कंडीशन दूसरी है, यहाँ कंज्यूमर बिजनेस को अपना प्रोडक्ट सेल कर रहा है। मतलब मान के चलिए जैसे मेरी एक कंपनी है और मैं चाहती हूँ कि मैं एक रिपोर्ट राइटिंग लिखती हूँ और मैं चाहती हूँ कि अगर मुझसे किसी को अपनी रिपोर्ट राइटिंग लिखवानी है तो वो मुझसे जाके कोई भी मुझसे इन्फॉर्मेशन ले ले या मुझसे वो काम करवाना चाहती है तो उसके बारे में डिटेल मिल जाए। तो मैंने क्या किया, मैंने अपना पूरा पोर्टफोलियो एक बिजनेस में बता दिया कि अगर कोई भी ये चीज़ चाहता है, मुझसे रिपोर्ट राइटिंग लिखवाना चाहता है या मेरा ये प्रोडक्ट चाहता है या मैं उसके लिए कोई और कंटेंट लिखूं, तो वो मुझसे इंफॉर्मेशन ले ले या मुझसे डायरेक्ट जो भी फर्दर इंफॉर्मेशन है या उस प्रोडक्ट से रिलेटेड है या सर्विसेज। इसमें प्रोडक्ट और सर्विसेज दोनों यूज़ आसानी से हो सकती है। बिकॉज मैंने क्या किया कि मान के चलिए मुझे एक अपनी रिपोर्ट राइटिंग को अपलोड करना है कि मैं एक रिपोर्ट राइटर हूँ और मैं अपनी रिपोर्ट लिखती हूँ, कंटेंट लिखती हूँ या मान के चलिए मैं स्टोरी लिखती हूँ। तो मैंने उस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से अपनी सारी प्रोफाइल उस ऑर्गेनाइजेशन को बता दी कि अगर आपके पास कोई इससे रिलेटेड काम आता है कि रिपोर्ट राइटिंग लिखनी है या कंटेंट राइटिंग लिखनी है तो वो मुझे डायरेक्ट इन्वॉल्व करेगी। कस्टमर वेबसाइट पे गया उस ऑर्गेनाइजेशन के पास कि मुझे ऐसा ऐसा की ज़रूरत है और उनको पता है कि मेरा उनसे कनेक्शन है और या मैंने वहाँ पे रजिस्टर किया है, तो वो मुझसे डायरेक्ट क्या करेंगे, लिंक प्रोवाइड कर देंगे कि हाँ ये काम ये करते हैं। पर इसमें क्या हो रहा है कि मैं भी एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हूँ क्योंकि मैं अपना एक खुद का कंटेंट बना रही हूँ या कंटेंट लिख रही हूँ या रिपोर्ट राइटिंग लिख रही हूँ। तो ये क्या हो गया, कस्टमर टू बिजनेस। मतलब अब कस्टमर भी एक बिजनेस हो गया जो एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प से एक अनदर कस्टमर या कंज्यूमर को अपने जो प्रोडक्ट या अपनी जो सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहता है उसके लिए एक इंटरमीडिएटर का काम करेगा। क्या, वो जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जिसके थ्रू हम अपना प्रोडक्ट या सर्विसेज सेल कर रहे हैं। इसके एग्जाम्पल हम ये से समझ सकते हैं, द कंपैरिजन ऑफ इंटरेस्ट रेट ऑफ पर्सनल लोन, कार लोन प्रोवाइडेड बाय वेरियस बैंक बाय वेबसाइट। ठीक है, कि मतलब क्या हो गया है कि जो कार लोन्स होते हैं या पर्सनल लोन्स होते हैं वो वेरियस बैंक्स अपनी वेबसाइट के थ्रू प्रोवाइड कराते हैं। A business organization who fulfills the consumer's requirement within the specified budget approaches the customer and provides its services। मतलब इजीली हम अपनी जो सर्विसेज हैं वो एक कंज्यूमर को जो उसकी नीड रखता है उसको हम इजीली प्रोवाइड करवा सकते हैं। इसका डायग्राम है, देखिए ये एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब जो मुझे अपना बिजनेस इम्प्लीमेंट करना है या अपनी जो प्रोडक्ट और सर्विसेज है वो कंज्यूमर तक पहुंचानी है कि हाँ मैं एक कस्टमर होके भी एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का वर्क कर रही हूँ। और वो मैंने क्या किया, मैंने एक वेबसाइट को लिया जिसमें मैंने अपना सारा डिटेल फुलफिल कर दिया कि मेरी ये डिटेल है, ये प्रोडक्ट है या सर्विसेज है। तो कंज्यूमर क्या करता है, वहाँ से अपना ऑर्डर प्लेस करता है और फिर प्रोसेसिंग होने के थ्रू जो ऑर्गेनाइजेशन है वो प्रोडक्ट को देता है कंज्यूमर को और उनसे मनी को रिसीव कर लेता है। अब बात करते हैं कि इनके बेनिफिट्स क्या हैं ई कॉमर्स के।
बेनिफिट्स तो होंगे ही, क्योंकि हम इसमें इंटरनेट का यूज़ कर रहे हैं, जो कि सबसे इजी वे है किसी भी सेलिंग और बाइंग की प्रोसेस का। सबसे पहले हम बात करेंगे लो कॉस्ट। लो कॉस्ट कैसे? अगर मान के चलिए आप कोई भी बिजनेस रन कर रहे हैं, तो आपने कोई शॉप ली, शॉप का आप रेंट दोगे, उसकी इलेक्ट्रिसिटी दोगे, उसमें जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उनका पेमेंट करोगे, तो एक ये थोड़ी बड़ी प्रोसेस है और इसमें आपको अलग अलग सेक्शन रखने पड़ते हैं, उनका बस्टिंग ज़्यादा हो जाता है। पर अगर आप वही चीज़ इंटरनेट के थ्रू आप अपनी सेल करना चाहते हैं, तो आप अपने घर में भी ये इजीली कर सकते हैं। आप एक रूम में अपना सामान रख लीजिए और आप उसको डायरेक्ट वेबसाइट से सेल करने लगिए, या आप ये है कि जैसे मान के चलिए जो फ्लिपकार्ट अमेज़ॉन वेबसाइट है, उसमें आपने अपना जो प्रोफाइल है या कंटेंट है उनको बता दिया, उसमें रजिस्टर करा लिया कि मैं भी एक किसी भी फ़ोटो फ्रेम की या जो क्ले पॉट्स होते हैं उनको मैं सेल करना चाहती हूँ। तो आपने क्या किया, एक पर्टिकुलर अमाउंट का वो प्रोडक्ट बना के अपने पास रख लिया। जब आपके लिए वो उन प्रोडक्ट का ऑर्डर कंज्यूमर प्लेस करता है, तो आप उसको डायरेक्टली अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट के थ्रू सेल कर सकते हैं। इसमें क्या हो रहा है कि आपके पास कोई कॉस्ट नहीं हो रही है एक्स्ट्रा, ना आपको वर्कर्स रखने की ज़रूरत है, ना आपको इलेक्ट्रिसिटी देने की ज़रूरत है, ना आपको रेंट देने की ज़रूरत है, पर आपका प्रोडक्ट सेल हो रहा है उसी टर्म एंड कंडीशन पे, उसी प्राइसिंग में जो आप एक शॉप में रह के सेल करेंगे। तो सबसे बढ़िया या सबसे अच्छा बेनिफिट है कि लो कॉस्ट, क्योंकि अगर हम कोई भी प्रोडक्ट या सर्विसेज सेल करते हैं तो हमारी मेन जो हमारी कोशिश है वो ये रहती है कि हम लो बजट में वो प्रोडक्ट सेल करें और प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा हमें अचीव हो। सेकेंड बात करते हैं 24/7 अवेलेबिलिटी। जैसे मैंने आपको बताया कि आपको अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत है तो आपको घर बैठे बैठे वो चीज़ प्रोवाइड हो जाएगी। आपने बस अपना मोबाइल लिया, लैपटॉप लिया या डेस्कटॉप लिया, आपने ऑर्डर प्लेस किया और आपके पास आपका प्रोडक्ट इजीली अवेलेबल हो गया। अब आप दिन में, रात में, किसी भी टाइम या किसी भी जगह अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। कस्टमर डेटा इंसाइट्स सबसे अच्छा तरीका हम कहेंगे अगर इंटरनेट का है, तो उसमें क्या होता है, आप देखते हो कि आप कभी किसी वेबसाइट में जाते हो, आप कोई प्रोडक्ट सर्च करते हो, आपने वो प्रोडक्ट सर्च किया तो आपने वो उस देखने के बाद वो प्रोडक्ट वहीं पे लीव कर दिया कि मुझे चलिए अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। पर वेबसाइट आपको दोबारा वो प्रोडक्ट आपके स्क्रॉल करने पर दिखाएगी कि हाँ आपने ये कभी प्रोडक्ट सर्च किया था। तो इसमें क्या है, वो ये डेटा सारा ई कॉमर्स या वेबसाइट अपने पास रखता है कि हाँ इस कस्टमर को इस चीज़ की ज़रूरत थी, तो वो आपको रिकॉल करता रहता है कि हाँ आपको ये प्रोडक्ट आपने सर्च किया था। तो ये क्या हो रहा है, वो अपने कस्टमर को ये ध्यान दे रहा है कि हाँ इस चीज़ की इसको ज़रूरत थी और हम इसको बार बार वो चीज़ दिखाएंगे, तो शायद जो उसने परचेज़ नहीं करी वो अपने फ्यूचर या प्रेजेंट में परचेज़ कर ले। इंक्रीज चेंज ऑफ स्केलेबिलिटी, हाँ बिल्कुल सही, क्योंकि क्या हो रहा है, आप कोई भी प्रोडक्ट को ईज़िली परचेज़ कर सकते हैं और उसके डिफरेंट ऑप्शन आप देख सकते हैं। मान के चलिए आपको कोई मोबाइल फ़ोन परचेज़ करना है, तो अगर आप सर्च में मोबाइल फ़ोन डालेंगे तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे, बहुत सारी कंपनीज़ के ऑप्शंस आ जाएंगे, डिफरेंट रेंजेस के मोबाइल आ जाएंगे। तो क्या हो रहा है कि हमें एक ही जगह डिफरेंट टाइप्स के आइटम्स या मोबाइल हम परचेज़ कर सकते हैं। आप एक शॉप में जाएंगे मान के चलिए, तो वहाँ पे उस शॉप के पास जितनी वैरायटी होंगी तो वो उतनी ही दिखा पाएगा, पर आप एक वेबसाइट में अगर उस मोबाइल के लिए डालेंगे कि हमको ये मोबाइल चाहिए है या मोबाइल ये परचेज़ करना चाहते हैं, तो डिफरेंट वैरायटीज़ ऑफ मोबाइल, डिफरेंट कंपनीज़ के मोबाइल आपके पास एक पूरी लिस्ट होगी और आप उसको आसानी से परचेज़ कर सकते हैं। मतलब हमारे पास ऑप्शन बहुत होते हैं परचेज़ करने के उस प्रोडक्ट या सर्विसेज को। इंक्रीज प्रॉफिट मार्जिन, यस, जब हम लो कॉस्ट पे काम करेंगे तो प्रॉफिट मार्जिन तो हमारे पास ज़्यादा होगा ही, क्योंकि अगर हमारे पास कॉस्ट कम है तो प्रॉफिट हमारा ज़्यादा होगा। और ब्रॉडर कस्टमर रीच,
कस्टमर रीच पे तो बात हमने शुरू से ही करी है कि इंटरनेट के थ्रू, अगर हम वेबसाइट के थ्रू हम कोई भी परचेजिंग या सेलिंग करते हैं तो हम कस्टमर के रीच में रहते हैं कि डायरेक्ट कस्टमर हमसे वो वेबसाइट के थ्रू परचेज कर सकता है हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज को। वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट, जैसे मैंने आपको बताया कि हाँ, वहाँ पे हमारे पास बहुत सारी रेंजेस होती हैं कि हम बहुत सारे प्रोडक्ट की लिस्टिंग देख सकते हैं, उसके प्राइजेज़ में हम नेगोशिएट देख सकते हैं कि ये प्राइस यहाँ इतना है, यहाँ इतना है, उस हिसाब से हम उस प्रोडक्ट को परचेज आसानी से कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास ऑप्शन ज़्यादा होते हैं। एफोर्डेबल मार्केट एंड एडवर्टाइजमेंट, यस, एफोर्डेबल मार्केट तो है ही क्योंकि मार्केट में आपको एक क्लिक से डिफरेंट वेबसाइट ओपन हो जाएंगी और एक प्रोडक्ट के लिए डिफरेंट जो मार्केट प्लेस है वो एक पर्टिकुलर जगह पे हमको मिल जाएंगे। मान के चलिए कि हमको एक पेन ही परचेज करना है, तो मैंने जैसे ही वेबसाइट में डाला पेन, तो पेन में जितनी भी कंपनीज पेन को सेल करती होंगी उनकी सारी डिटेल हमारे पास आ जाएगी और हम इसको आसानी से खरीद सकते हैं। और सबसे अच्छा तरीका कि ई कॉमर्स के थ्रू मार्केटिंग का बेस्ट ऑप्शन होता है क्योंकि हम बहुत मार्केटिंग कर सकते हैं क्योंकि लो कॉस्ट में मार्केटिंग हो रही है। अगर आप यही ऑफलाइन मार्केटिंग करते हैं तो आपके पास पेपर वर्क ज़्यादा होता है, आपको क्या कहते हैं पर्सन्स की ज़रूरत ज़्यादा होती है जो आपकी जाके मार्केटिंग करें और एक पर्टिकुलर जगह पे आप मार्केटिंग कर पाते हैं। अगर आपको कहीं और मार्केटिंग करनी है एक प्लेस से दूसरे प्लेस में तो कॉस्ट भी ज़्यादा होगी, आपको मैन पावर की ज़रूरत ज़्यादा होगी, तभी तो आपकी मार्केटिंग हो पाएगी। पर इंटरनेट के थ्रू आपने एक ऐड बनाया और इजीली आपकी मार्केटिंग हो गई। आप उसको मान के चलिए कि रील के थ्रू भी आप एक मार्केटिंग कर सकते हैं, छोटे छोटे शॉर्ट्स बना के मार्केटिंग कर सकते हैं, या मान के चलिए आप ऐसा कर सकते हैं कि हमने एक मार्केट में जाके अपने प्रोडक्ट को कैसे सेल किया, इसके थ्रू भी मतलब एडवर्टाइजिंग करने के डिफरेंट टाइप्स के जो हम एक मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी यूज़ कर सकते हैं वो आसानी से हो जाएगी। ये बात हो गई कि हम अपने जो हमारा इंडिया है उसमें हम कैसे मार्केटिंग कर सकते हैं, मतलब इजीली। अब हम बात करेंगे कि ई कॉमर्स एंड ग्लोबल मार्केट। ग्लोबल मार्केट क्यों? क्योंकि ग्लोबल मार्केट में ई कॉमर्स के थ्रू हम आसानी से अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को सेल कर सकते हैं। क्योंकि क्या हो रहा है, ग्लोबल ई कॉमर्स इज नेसेसिटी, इज नॉट जस्ट वन टैक्टिक among several. However, going global is essential. International online shopping, borderless trade and cross-border commerce are only a few example of global e-commerce. Means अगर मान के चलिए किसी भी दूसरे देश को हम अपने देश से कोई सामान बेचना चाहते हैं या वहाँ से कोई चीज़ परचेज करना चाहते हैं तो हम ईजिली विदाउट एनी टेंशन, एनी डिफरेंट टाइप ऑफ मॉडल्स या मान के चलिए कि हमको उसके लिए टर्म एंड कंडीशन अप्लाई होंगी, पर ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। हम इजीली अपना सामान एक देश से दूसरे देश में आसानी से परचेज कर सकते हैं या सेल कर सकते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जो ई कॉमर्स है वो आज की जनरेशन में सबसे बेनिफिशियल है क्योंकि हम आसानी से अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को सेल कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं और अपना खुद का ही कोई एक नया बिजनेस कर सकते हैं। क्योंकि उसमें क्या हो रहा है, आपको ना मैन पावर की ज़्यादा ज़रूरत हो रही है, ना आपको किसी लैंड की ज़रूरत हो रही है, ना रेंट लेने की ज़रूरत हो रही है किसी भी शॉप की। इसमें आप डायरेक्ट ही अपना जो प्रोडक्ट है या सर्विसेज है उसको डायरेक्ट कस्टमर को आप सेल्स कर सकते हैं। ओके, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट जो डिसएडवांटेजेस हैं या जो आगे ई कॉमर्स का ग्लोबली इंटरनेशनली जो इम्पोर्टेंस है वो हम आपको आगे नेक्स्ट सेशन में इसके बारे में पढ़ाएंगे। थैंक यू वेरी मच।